ओके, सो अपन एग्जांपल नंबर 7 करेंगे। कल हमने 6 तक किया था। अब ध्यान से देखना बेटा, आपको एग्जांपल 7 में क्या बोला गया है। आपको ऐसा बोला जा रहा है कि इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, आपको इसमें पॉइंट दे रखा है, कोई से इसको ये पॉइंट मान लो -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट। हालांकि जो इसमें पॉइंट आपको आगे दे रखा है उसको ये मत मानना, ठीक है। बोला गया है कि व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए। आपको एक ए पॉइंट दे रखा है यहाँ पे -6,10 एंड बी 3,-8। अब यहां पे आपको है ना पर्टिकुलरली क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। वो रेशियो जिसके अंदर ये जो पॉइंट है ये ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या करता है, डिवाइड करता है। अगर आप इसका डायग्राम बनाना चाहोगे तो आपका डायग्राम बड़ा सिंपल वे में बन जाएगा। नॉर्मल बस आपको ए और बी पॉइंट्स को प्लॉट करना है, मतलब ग्राफिकली नॉर्मली इधर मार्क कर देना, चलो कोई प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। So this is the point A जिसके कोऑर्डिनेट्स है -6,10 and this is the point B जिसके कोऑर्डिनेट्स है 3,-8 एंड ये कोई आपका पॉइंट इसको C नाम दे दे रहा है। C पॉइंट हो सकता है कहीं पे भी लाइक कर रहा हो, तो मैंने नॉर्मली बना दिया C पॉइंट यहाँ पे। इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं -4,6। अब कल जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था उसमें हमने क्या देखा था कि आपको बेसिकली रेशियो दे रखा था और आपको ये बीच वाला पॉइंट निकालना था। एंड आज हमें क्या दे रखा है, हमें पॉइंट दे रखा है, हमें रेशियो फाइंड करना है। सो जब हम लोगों ने बेटा इस फॉर्मूले को डिराइव किया था, हमने रेशियो क्या माना था, m1 m2 माना था। तो आप अभी भी वो चीज कर सकते हो। मान लो कि ना ये AC का आपका ये AC और BC का रेशियो कितना है, m1 m2। C पॉइंट जो है वो A को डिवाइड करेगा पर्टिकुलर किसी भी रेशियो में, तो आप m1 m2 मान सकते हो, mn मान सकते हो, कोई और अल्फाबेट्स में तो वो भी ले सकते हो, डजंट मैटर, ठीक है। पर ध्यान रखना आपको बेटा दो वैल्यूज निकालनी है। कहने का मतलब है कि आपके पास में दो वेरिएबल्स हैं, आपको इन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। हम लोगों ने पढ़ रखा है हमारे पास में जितने वेरिएबल्स होते हैं हमें उतनी ही इक्वेशंस की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे हमारे पास में दो इक्वेशंस इजीली बन भी जाएंगी, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला जो है वो हमने x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के लिए सीख रखा है। तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। किस तरीके से, मान लो हमें पता है अच्छे से कि x की वैल्यू आपके पास यहाँ से जो ये x और y है, जैसे इसको तो अपन x1, y1 नाम दे देते हैं, ये आपके पास में x2, y2 हो जाएगा, ये आपके पास में x, y हो जाएगा। तो अगर मैं x की बात करूं तो x निकालने का आपके पास में तरीका क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 होल अपॉन m1 प्लस m2। ये आपके पास में तरीका निकल के आता है। हम इसी तरीके का इस्तेमाल करेंगे m1 और m2 को निकालने के लिए। चेक करते हैं किस तरीके से। x के लिए क्या दे रही है आपको, -4 दे रही है, तो इधर -4 सब्स्टिट्यूट कर देना। m1 हमको नहीं पता बट x2 हमको पता है कितना है, 3, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 3m1। m2 हमको नहीं पता बट हमें x1 पता है, दैट इज -6, तो यहाँ पे प्लस है तो आपका बन जाएगा -6m2 और अपॉन में आपके पास में क्या रहेगा, m1 प्लस m2। इस m1 प्लस m2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना -4 से, तो आपको क्या मिलेगा, -4m1 -4m2 इक्वल टू 3m1 -6m2। अब आपको क्या करना है, आपको कुल मिला के बस लाइक टर्म्स को साथ में ले जाना है। m1 m1 वाली टर्म्स पे एक तरफ कर देना और m2 m2 वाली टर्म्स पे एक तरफ कर देना। तो ये -4m1 है, ये 3m1 है, इसको ट्रांसपोज कर देना, आपको मिलेगा -4m1 -3m1 इक्वल्स टू 4m को ट्रांसफर कर देना राइट साइड में, तो आपको मिलेगा -6m2 प्लस का 4m2। So here you will get -4 -3 is -7m1 equals to -2m2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 7m1 इक्वल टू 2m2। आप चाहो तो यहाँ से m1 की वैल्यू भी निकाल सकते हो। आपके पास में m1 कितना आ जाएगा, 2m2 अपॉन 7, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ रखा है, वहां पे हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड, आपके पास में एलिमिनेशन मेथड था, आपके पास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था। तो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं ना, हम लोगों ने m1 की वैल्यू m2 के टर्म्स में यहाँ पे निकाली है। अपन ना दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, वहां पे अपन इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y कोऑर्डिनेट की हेल्प लेनी पड़ेगी। y निकालने के लिए आपके पास क्या होता है, m1y2 प्लस m2y1 होल अपॉन m1 प्लस m2।
अब y आपको कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, तो 6 पुट कर देना। 6 इज इक्वल टू m1 तो हमें पता नहीं है, बट हमें y2 पता है, दैट इज -8, तो आपको हो जाएगा माइनस का 8 m1, और हमें यहाँ पे m2 नहीं पता, बट हमें y1 पता है, दैट इज 10, तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 10 m2। पूरा अपॉन आपके पास में क्या आएगा, m1 प्लस m2। अगेन बेटा कि m1 प्लस m2 6 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 6m1 प्लस 6m2 इक्वल्स टू -8m1 प्लस 10m2। अब बेटा फिर से मैं लेफ्ट की तरफ करना है, 8m1 को ट्रांसपोज -8m1 को ट्रांसपोज करना है LHS में, 6m2 को ट्रांसपोज करना RHS के अंदर। सो यू विल गेट 6m1 प्लस 8m1 इक्वल टू 10m2 माइनस 6m2। तो ये विल गेट 14m1 इक्वल टू 4m2। अब हमने m1 की वैल्यू निकाली थी बेटा 2m2/7, तो इस m1 की जगह पे ये 2m2/7 क्या कर देना, सब्स्टिट्यूट कर देना। तो इधर आप लिख सकते हो फ्रॉम 1 आपको यहां मिल जाएगा 14 इंटू 2m2/7 इक्वल टू 4m2। इस 7 से चल जाएगा 2 टाइम्स, एंड देन 2 इंटू 2 आपके पास कितना जाएगा, 4 हो जाएगा। सो यहां से आपके पास मान लीजिए 4m2 इक्वल टू 4m2 निकल के आने वाला है। सो बेसिकली अब यहाँ पे जो कि आपके पास में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं थी अदर देन द वेरिएबल टर्म, यहाँ पे भी आपके पास में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं थी अदर देन द वेरिएबल टर्म। सो यू कैन नॉट यूज द डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको बेटा इसके अंदर फिर ना आपका एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ऑप्शन आपके पास में फिर बचेगा नहीं। तो यू कैन डू वन थिंग, यू कैन यूज द एलिमिनेशन मेथड। तो अगर आप एलिमिनेशन मेथड यूज करोगे ना, तो आप इधर इसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपन के पास में बेसिकली सेम टू सेम वैल्यूज निकल के आ जाएंगे। तो जस्ट डू वन थिंग, या फिर आप इसमें एक और चीज भी कर सकते हो। अगर आप थोड़ी सी और अपनी मैथ को रिड्यूस करना चाहो ना, तो यहाँ से भी आपके पास में एक और चीज निकल के आ रही है, ऑब्जर्व करना है इसको। यहां से भी आपके पास में m1 की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 4m2/14। ठीक है, सेम सेम चीज यहां से भी आपके पास में आएगी। अब अल्टीमेटली आपको रेशियो तो फाइंड करना था m1 और m2 का, है ना। तो आप चाहे ये y की मदद से करो, चाहे आप ये x की मदद से करो, आपके पास में दोनों से आंसर सेम निकल के आएंगे। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, तो अगर मैं m2 का m1 के नीचे ले आऊंगा यहाँ पे, तो आपके पास में m1/m2 किसके बराबर आ जाएगा, 2/7 के बराबर आ जाएगा। आप ये चीज यहाँ पे भी कर सकते हो, ये देखो 2 से 2 टाइम्स और 2 से 7 टाइम्स कट जाएगा, m2 का m1 के नीचे ले आना, तो यहाँ से भी आपके पास में m1/m2 किसके बराबर आ जाएगा, 2/7 के बराबर आ जाएगा। तो दोनों ही कोऑर्डिनेट से आपके पास में बेसिकली m1/m2 की वैल्यू निकल के आ गई, दैट इज 2/7, एंड दिस इज द रेशियो इन व्हिच c डिवाइड्स द पॉइंट्स a and b, दैट इज 2:7। ये तो हो गया इस तरीके से जब आपने m1 और m2 की हेल्प लेके करना चाहा। ये आपका एक मेथड है। सो इधर यू कैन यूज दिस वे और यू कैन यूज दिस वे। बेसिकली क्या है ना, हम x और y दोनों से ही निकालने की के लिए एम्फेसिस क्यों करते हैं, ताकि आपका आंसर क्रॉस चेक भी हो जाए। क्योंकि आप आराम से देख सकते हो बेटा, यहाँ पे भी आपके पास में ना जो m1/m2 है वो कौन से आना है, और यहाँ पे भी आपके पास में c में आंसर निकल के आया है। तो इससे हमारे पास में इस तरीके की श्योरिटी हो जाती है कि जो हमने वर्क करा है वो एकदम सही करा है, हमारी कहीं भी गलती नहीं आई है। क्योंकि मान लो आपकी कोई सी भी कैलकुलेशन एरर हो सकती है, थोड़ी सी भी मैनुअल भाई अपन क्वेश्चन को मैनुअली करें तो एरर होना पॉसिबल है, किसी से भी एरर हो सकती है। तो उस केस के अंदर आपके पास में क्लैरिफाई हो जाएगा कि अगर आपकी दोनों वैल्यूज अनइक्वल आ गई तो मतलब आपने कहीं ना कहीं तो गलती करी है, तो आपको एक चांस मिल जाता है दोबारा अपने आंसर को चेक करने का। और अगर आपकी वैल्यू दोनों से ही सेम निकल के आ गए, तब तो आपको कुछ भी चेक करने की जरूरत है ही नहीं, आपके पास में आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से हमें ना m1 और m2 के अलग अलग वैल्यूज नहीं निकालनी है, हमें रेशियो निकालना है। तो आपने रेशियो निकाल लिया m1/m2 2/7, तो दोनों से आपका आंसर सेम निकल गया है। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड जो आपको हमको बताना था। इसके अलावा आपके पास में एक और मेथड होता है जिससे भी आप रेशियो निकाल सकते हो, और उसके अंदर आपको क्या है ना, फिर दोनों से चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे तो अपन ने x वाले क्वाड्रेंट की हेल्प भी करा और y वाले क्वाड्रेंट की हेल्प भी करा, और हमने दोनों से चेक करा। चेक क्यों करा कि अगर कहीं गलती होती है तो हमें पता पड़ जाएगा, क्योंकि दोनों से आंसर सेम आना चाहिए। जो दूसरा मेथड है उससे आपके पास में एक बार में उतना ही करेक्ट आंसर आएगा जितना यहाँ से निकल के आया है। तो दूसरा मेथड भी देख लेना। हो सकता है आपको वाला मेथड थोड़ा सिंपल लगे, या हो सकता है कि आपको याद मेथड सिंपल लगे, तो आपको जो भी मेथड अच्छा लगे ना उस मेथड का यूज कर सकते हो।
अपन दूसरा मेथड है ना यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब दूसरा मेथड आपको क्या बोलता है ना कि ये जो पॉइंट्स हैं हमें यहाँ पे क्या ना रेशियो मानना पड़ता है। जैसे यहाँ पे तो मैंने m1 और m2 लिया और m1 m2 में से कोई भी नंबर फिक्स है ही नहीं, दीज बोथ आर वेरिएबल। बट इसकी जगह पे जो दूसरा मेथड है उसमें अपन क्या करते हैं, ध्यान से देखना, सेम पॉइंट्स है a और b, उनको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ये रहा आपका पॉइंट a, ये रहा आपका पॉइंट b, इनके a के पॉइंट्स आपके पास में -6, 10, b के पॉइंट्स आपके पास में 3, -8 एंड यहाँ पे क्या अपन c पॉइंट लाया करेंगे, जैसे पॉइंट्स आपके -4, 6। सो अब जब आपको रेशियो पता नहीं होता है ना, सो यू कैन अज्यूम द रेशियो एज k:1। यहाँ पे जैसे आपने m1 रेशियो m2 माना था, यहाँ पे अपन इसको क्या कर सकते हैं ना, k:1 के फॉर्म में मान सकते हैं। अब k:1 के फॉर्म में ही क्यों माना है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। जैसे मान लो अपन ने m1 m2 माना था, है ना, तो m1/m2 आपका रेशियो हुआ करता था, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो m1:m2। अब अगर मैं दोनों तरफ इक्वेशन को m2 से डिवाइड कर दूंगा तो आपको क्या मिलेगा, m1/m2 रेशियो 1, और इसको मैं क्या लिख देता हूँ, k लिख देता हूँ, तो रेशियो क्या हो जाएगा, k:1, क्योंकि ये कोई ना कोई कांस्टेंट ही मिलने वाला है, तो उस कांस्टेंट को मैंने एक अलग से नाम दे दिया, दैट इज k। तो उस केस के अंदर मैंने क्या करना है, इसको k:1 माना। अब इससे हमको फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि मुझे यहाँ पे एक नंबर मिल जाता है 1, तो मेरा एक वेरिएबल कम हो जाता है और मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या होती है, फिर आसान बन जाती है। चेक करते हैं कैलकुलेशन आसान कैसे बनती है, वो भी आप देख लेना आराम से। सेम तरीका बेटा, अपन आप कोई सा भी एक कोऑर्डिनेट ले सकते हो, चाहो तो आप x ले लो, चाहो तो आप y ले लो। जैसे मैंने मान लो x कोऑर्डिनेट ले लिया, तो x की वैल्यू मेरे पास में कितनी हो जाएगी, m1 की वैल्यू अब अपने पास में क्या है, k है, तो k × 3, तो ये आपका बन जाएगा k × 3 प्लस 1 × -6, 1 × -6 अपॉन है आपके पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे k+1, m1 + m2 होता है, तो आपने क्या करा, k+1 कर दिया। अब x की वैल्यू कितनी थी आपके पास में, -4 थी ना, तो -4 से k+1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या आएगा आपके पास में, 3k -6 -4k -4 इज इक्वल टू 3k -6, वही सेम लाइक टर्म को एक साथ कर देना, तो ये आपको मिलेगा -4k -3k इज इक्वल टू -6 + 4 -7k इज इक्वल टू -2, -0 के आपके पास में कितना आ गया, 2/7। यहाँ से आपके पास में k की वैल्यू कितनी आ गई, 2/7 आ गई। अब आपने रेशियो क्या माना था, हमें जो रेशियो निकालना है ना, रेशियो आपका क्या था, k:1, तो भी देखो ये k है ना, इसको मैं ऐसा भी, अब आपका जो डिजायर्ड रेशियो है वो आपने k:1 माना था, दैट इज कैपिटल S 2/7 रेशियो 1, 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना, रेशियो कितना आ जाएगा, 2:7, और वही आंसर आपका यहाँ से भी निकल के आया था। सो यू कैन यूज ईदर ऑफ द मेथड्स, या तो आप इस तरीके से कर सकते हो जब आपको m1 m2 मानना होगा, या फिर आप क्या कर सकते हो ना, k:1 मान के भी अपने आंसर को निकाल सकते हो। आंसर दोनों से सेम आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जो k की वैल्यू निकल के आती है ना, वही आपका रेशियो होता है। क्यों, क्योंकि k हमारा किसके बराबर होता है, m1/m2 के बराबर होता है, ये अपन ने यहाँ पे देख लिया। सो आपकी इच्छा है कि आप कौन सा मेथड यूज करना चाहते हो। हालांकि जब आप k:1 अपने रेशियो को अज्यूम करोगे तो आपको ये दिखाना नहीं पड़ता कहीं पर भी रखने, ये जो चीज है ना आपको कहीं पर बतानी नहीं होती है, ये बस मैंने आपको इसलिए बताई है ताकि आपको पता रहे कि हमने k किस बिहाफ पे माना, कि क्या अपनी मर्जी से अगर कुछ भी मान सकते हैं, या तो मैंने अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं माना है, इसी का आपको मैंने जस्टिफिकेशन दिया है कि अगर मैंने इसको k अज्यूम करा है तो उसके लिए पहले मैंने m2 से डिवाइड किया था, देन मेरा रेशियो कुछ इस फॉर्म में आया था। ओके, सो दीज आर द टू मेथड्स जहां से आप रेशियो फाइंड कर सकते हो। सो एग्जाम्पल नंबर 8 है ना बेटा, वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक आप लोग को ये सिखाया गया है कि दो पॉइंट्स को कोई सा भी एक पॉइंट क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है अलग रेशियो में, फिर मिड पॉइंट फॉर्मूले की बात करें तो बाइसेक्ट कर रहा है। बट क्वाइट पॉसिबल कि आपके यहाँ पे ट्राइसेक्शन का क्वेश्चन आ जाए। अब ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 बराबर के पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना। चेक करते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आपके पास में आएगा। सो दिस इज एग्जांपल नंबर 8 ऑफ योर बुक। अब इसमें बेटा आपको बोला गया है that find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining the points A and B। अब आपके पास बेटा दो पॉइंट्स हैं, A पॉइंट है आपको दे रखा है 2, -2 और B पॉइंट आपको दे रखा है
-7,4। अब आपको बेसिकली इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन फाइंड करने हैं। अब सबसे पहली चीज तो पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन क्या होते हैं वो समझने की कोशिश करना। पहले मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि ट्राइसेक्शन के जब भी पॉइंट्स निकालना तो हमें क्या करना होता है, उसके बाद अपना क्वेश्चन को उस चीज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो एक सेकंड के लिए इस क्वेश्चन को तो छोड़ देना, नॉर्मल से कंसेप्ट को देखने सीखने की कोशिश करना, ठीक है। मान लो आपके पास में कोई से भी दो पॉइंट्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं ए एंड बी, और इसके कुछ भी पॉइंट्स आपके पास में है x1, y1, और इसके आपके पॉइंट्स दे रखे हैं आपको x2, y1। अब आपको ऐसा बोला जा रहा है कि a और b को आपको तीन हिस्सों के अंदर बराबर काटना है, डिवाइड करना है। जैसे बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर के हिस्से, वैसे ही ट्राइसेक्ट का मतलब होता है तीन बराबर के हिस्से। अब आपको इसको ना तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। सो दिस, मान लो ये दो पॉइंट्स जो हैं वो इसको तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। भाई बाइसेक्ट करने के लिए एक पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है और ट्राइसेक्ट करने के लिए दो पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। अब ये जो पॉइंट्स है ना, इनके कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता, इसको सी लिख देते हैं, इसको डी लिख देते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स आपके पास हो सकते हैं, जैसे अब दोनों को तो अपन एक्स वाई लिख नहीं सकते, तो इसको अपन x3, y3 लिख देते हैं, और यहाँ पे इसको अपन x4, y4 लिख देते हैं, ठीक है ना। दीज आर जस्ट द डिल्यूशन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। तो ज्यादा इसमें टेंशन की बात नहीं कि xy क्यों नहीं लिया, लेना चाहो तो किसी भी एक को xy भी ले लेना, फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। अब बेटा क्योंकि ये बराबर के हिस्से करे गए हैं तो हमें अच्छे से पता है, जब हम बराबर के पार्ट्स देखते हैं तो उनका रेशियो हमेशा 1:1 ही निकल के आता है। सेम एग्जांपल है, कोई सी भी चॉकलेट ले लो, घर में तीन बहनें हैं, अब चॉकलेट बची है एक, तीनों लड़ेंगी कि ज्यादा तो किसको नहीं मिल जाता, वो भी क्या करेंगी, तीनों बराबर बराबर हिस्से लड़ेंगी। तो जो अगर आपके तीनों बराबर के हिस्से हो रहे हैं तो उनका रेशियो भी 1:1 निकल के आने वाला है, वो रेशियो आपका चेंज नहीं हो सकता। तो अगर हम बात करें AC की, तो अगर आपका AC 1 है तो CD भी 1 हो जाएगा, और आपका यहाँ पे DB भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, ट्राइसेक्शन वाले पॉइंट्स के अंदर रेशियो को डिवाइड करते हो, 1:1। बाइसेक्ट के अंदर 1:1 होता है, दो बार आता है क्योंकि दो हिस्से होते हैं, ट्राइसेक्ट के अंदर तीन हिस्से होते हैं, तो 1:1 निकल के आता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, जब बेटा आप इनसे डिवाइड करोगे ना, आपका टास्क है C पॉइंट को निकालना और D पॉइंट को निकालना। अब पॉइंट को निकालने के लिए तो हमें 100% सेक्शन फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, लेकिन सेक्शन फॉर्मूले का यूज करने के लिए हमें एक दिमाग लगाना पड़ेगा, वो क्या है। मान लो बेटा कि ना ये तो आपकी होगी कंडीशन, आपकी इच्छा आप चाहो तो पहले D पॉइंट निकाल सकते हो, और आपकी इच्छा आप चाहो तो पहले C पॉइंट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा पॉइंट पहले निकालोगे, आंसर हमेशा ही सेम निकल के आएगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब मान लो कि मेरी इच्छा है कि पहले मैं C पॉइंट निकालना चाहता हूं। अगर मैं C पॉइंट निकालना चाहता हूं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, D पॉइंट में से छुपाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो CD कितना है 1, DB कितना है 1, तो अगर मैं C पॉइंट को निकालना चाहूंगा तो मेरा जो डायग्राम है वो रीड्रॉ करा जाएगा, और वो कुछ इस तरीके से बनाया जाएगा। ये A पॉइंट है आपका x1, y1, दिस इज आवर B पॉइंट x2, y2। अब मेरा इंटरेस्ट है C पॉइंट को निकालने में पहले, तो इसको मैंने अपने x3, y3 लिख ही रखा था। अब जब मैं C पॉइंट को निकालना चाहता हूं तो वो D पॉइंट की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मेरे को तो A और B के कोऑर्डिनेट से आपका मतलब होना चाहिए। अब अगर बेटा मैं C पॉइंट निकालना चाहता हूं तो AC तो मेरा अभी भी कितना है, 1 ही है, लेकिन CD भी 1 था और DB भी 1 था, तो बेटा पूरा का पूरा CD यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2। तो अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो ये तो कल वाला क्वेश्चन बन गया आपका, आपके पास में M1 की वैल्यू आ गई और आपके पास में M2 की भी वैल्यू आ गई। नाउ यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ x3 एंड y3। इसी तरीके से जब आप आपको बेटा वापस से D वाला पॉइंट निकालना है, ठीक है ना, देखो ये तो ओरिजिनल डायग्राम था, हमने से एक ये डायग्राम रिड्यूस किया। अब मेरे को अगर D वाला पॉइंट निकालना है ना, तो D वाला पॉइंट निकालना तो मेरे लिए और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि D वाला पॉइंट निकालने के लिए आपको सिंपली मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करना है। मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज कैसे करना है वो मैं आपको सिखाता हूं। अगर आप इस B पॉइंट को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो बेटा ये C और B का मिड पॉइंट है, आप रेशियो देख सकते हो, CD और DB 1 और 1 दे रखा है, तो जो ये D पॉइंट है ना, ये C और B का क्या कहलाएगा, मिड पॉइंट कहलाएगा। C पॉइंट आप यहां से फाइंड कर ही चुके हो, अब आपको क्या निकालना है, D निकालना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे C पॉइंट बना देना है,
आपको यहाँ पे क्या करना है, बी पॉइंट बनाना है। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके x3, y3 जो आप यहाँ पे निकाल चुके हो ऑलरेडी। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं x2, y2 और ये रहा आपका डी पॉइंट। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपने क्या माने थे, x4, y4। जो रेशियो है वो 1 और 1 का है, वो हम लोगों ने यहीं पे देख रखा है। तो डी पॉइंट को आप इजीली किस तरीके से निकाल सकते हो बेटा, मिड पॉइंट के फॉर्मूले से निकाल सकते हो। So this is how you have to apply the section formula and midpoint formula in the questions which are based on the points of trisection। ठीक है, तो वहां पे आपको इस तरीके का वर्कआउट करना पड़ता है। चलो अपन इस चीज को ना अभी इंप्लीमेंट करके देखते हैं, यहीं पर हैंड टू हैंड सेम टू सेम इसी चीज को इसी क्वेश्चन पे इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि क्या जो भी आपको बताया गया है कि पहले सी पॉइंट निकालो फिर डी पॉइंट मिड पॉइंट से निकालो, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है ना, आराम से इसको ऑब्जर्व करना बेटा। एक बार इन्हीं पॉइंट्स को मैं पे रिमूव कर दूंगा और इनके वैल्यू जो उनको पॉइंट्स दे रखे हैं उनकी वैल्यू लिख देता हूं। इस ए पॉइंट को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2, -2 और इस बी पॉइंट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -7, 4। सीओडी तो मुझे नहीं पता ना, मेरे को पॉइंट्स ऑफ ट्रांसैक्शन निकालना है, दोनों पॉइंट्स को फाइंड करने पड़ेंगे। अब मैं पहला किस का ले लेता हूँ बेटा, मेरे को सी निकालना है। तो ए पॉइंट तो मेरा यहाँ पे क्या रहेगा, 2, -2 ही रहेगा और मेरा जो बी पॉइंट है वो कितना है, -7, 4 है। डी पॉइंट को मैंने आज फिलहाल के लिए नहीं लिखा क्योंकि डी पॉइंट को लिखने की मेरे को कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि मेरे को सी निकालना है। मैंने डायग्राम को रीड्रॉ कराया है। अब इस चीज को मैं आपसे बता दूंगा क्योंकि ये तो मैं इतना नंबर जब डी पॉइंट निकालने की जरूरत है। अब सी पॉइंट को निकालना कितना होता है आप खुद ही चेक कर लेना बेटा। आपको x3 निकालना है, x निकालने के लिए करोगे m1 इंटू x2। अपन इसको m1 को इस सेकंड वाले x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर रहे तो कितना जाएगा 1 इंटू -7 प्लस ये 2 इंटू किसकी 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा 2 इंटू 2। ये आपको बेटा कल सिखाया था। और अपॉन में कितना आ जाएगा 1 + 2 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर x3 फाइंड करना चाहोगे तो आपको कितना मिलेगा -7 + 4 अपॉन 3। यहाँ जाएगा -3/3, 3 से 3 कट गया। आपके पास में x3 की वैल्यू कितनी आ गई, -1 निकल के आ गई। x3 आ गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे y3 भी फाइंड कर सकते हो बेटा इजीली। y3 कैसे फाइंड करोगे, अगेन 1 इंटू 4 हो जाएगा प्लस 2 इंटू -2 हो जाएगा यहाँ पे आपके पास में और अपॉन में क्या आएगा आपके पास में 1 + 2। तो दिस y3 विल बी इक्वल टू 4 - 4/3। वो -4 0 होता है तो आपके पास में y3 कितना आ जाएगा, डायरेक्टली 0 आ जाएगा। तो सी पॉइंट के पॉइंट्स आपके पास में कितना आ गए, -1, 0। देयरफॉर पॉइंट सी इज -1, 0। हमें इस तरीके से सी पॉइंट के पॉइंट्स पता पड़ गए। अब हमको किसके पॉइंट, अब हमको डी के पॉइंट्स निकालना है ना। तो डी के पॉइंट्स निकालने के लिए तो क्या करेंगे, बस सी बी वाला पार्ट यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। तो सी हमारे पास में आता है -1, 0 और बी हमें ऑलरेडी दे रखा है दैट इज -7, 4। डी हमें फाइंड करना है जिसको हम लोगों ने x4, y4 माना है। ठीक है ना, रेशियो यहाँ पे कितना आएगा 1:1। 1:1 कैसा है, मैंने यहाँ से लिखा CD और DB का रेशियो 1 और 1 ही है क्योंकि तीनों इक्वल पार्ट्स है ना, तो आपस में 1, 1, 1 ही आ सकता और कुछ आ नहीं सकता। अब बेटा यहाँ पे देखो जब रेशियो आपका 1, 1 होता है मतलब आप यहाँ पे क्या अप्लाई कर देते हो, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना और सिंपल हो गया हमारे लिए। x4 फाइंड करना है तो दिस प्लस x का ये वाला कोऑर्डिनेट दैट इज जिसको हमने x3 माना था, तो x3 प्लस ये आपके पास में x2 था तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो x3 + x2/2 दैट विल बी इक्वल टू -1 प्लस -7/2। तो यहाँ से x4 आपके पास में आ जाएगा -8/2 एंड x4 की वैल्यू आपके पास में जाएगी -4। फिर आपको y4 निकालना है तो y4 आप कैसे निकालोगे, यहाँ से y3 + y2/2 एंड y3 आपके पास में कितना आया था, अभी 0 आया था, मैंने फाइंड ही करा है। So 0 + 4/2 तो दिस विल बी इक्वल टू 4/2 एंड आपके पास में y4 की वैल्यू कितना आ जाएगी 2। तो y4 2 आ गया, x4 - 4 आ गया तो आपके पास में b पॉइंट कितना निकल के आ जाएगा, पॉइंट b इज -4,2। सो इस तरीके से बेटा अपन क्या करते हैं ना, पॉइंट ऑफ ट्रांसैक्शन निकालते हैं। आप आराम से चेक कर सकते हो, हम लोगों ने सी पॉइंट भी निकाल लिया और हम लोगों ने डी पॉइंट भी निकाल लिया। सो हमें यही करना होता है, पहले आप सी और डी में से कोई सा भी पॉइंट निकालो। ट्रांसैक्शन की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। पहले आप सी और डी में से कोई सारी पॉइंट निकालो जो आपको अच्छा लगता है,
बचा हुआ पॉइंट आपके पास में इजीली मिड पॉइंट फॉर्मूला से फाइंड आउट हो सकता है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। तो सेक्शन फॉर्मूला स्पेसिफिकली आपको एक बार लगाना होता है, देन यू कैन यूज द मिड पॉइंट फॉर्मूला फॉर द रिमेनिंग कोऑर्डिनेट इफ द क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन द पॉइंट्स ऑफ ट्रांससेक्शन। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है।